प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले नून लीग ने पीपल्स पार्टी को सिंध में चैलेंज दे दिया। एमक्यूएम से इत्तेहाद का ऐलान। बशीर मेमन नून लीग सिंध के सदर मुकर्रर। जरदारी ने नून लीग का चैलेंज कबूल कर लिया। नून लीग पर तनकीद। पीडीएम दोस्तों ने मेरी बात ना मानकर बड़ा नुकसान किया। जरदारी ने चार्जशीट कर दिया। क्या एमक्यूएम से मिलकर नून लीग सिंध में पीपल्स पार्टी को हुकूमत से बाहर कर सकती है? इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सेनेटर सादिया अब्बासी ने सेनेट में पीटीआई सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा कर दिया। कैद खवातीन की रिहाई की भी आवाज उठा दी। नून लीगी सेनेटर सादिया अब्बासी की पीटीआई के लिए भरपूर आवाज के पीछे असल कहानी क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज। जुमेरात से इतवार तक स्कूल दफातर बंद। हाउसिंग सोसाइटीज ने आवाम से साफ फिजा में सांस लेने का हक भी छीन लिया। 10 साल पहले लाहौर और मजाफाती अजला से शहरियों के इनखला की पेशनगोई सच साबित। सियासतदानों ने तरक्की के नाम पर दरख्तों का सफाया करके सीमेंट सरिया बिछा दिया। वजीर आला मोहसिन नकवी की अवाम को लाहौर शहर से बाहर जाने की अपील। और इसके अलावा बात करेंगे जनरल मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस एक बार फिर खुल गया। अपीलों की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया। दूसरी जानिब कलर कहार में 500 साल पुराने मुगलिया दौर के बाग पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रोकने का हुक्म दे दिया। फॉलोअप स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, स्टार्टिंग फ्रॉम जरदारी साहब के बड़े बड़े जो चैलेंजेस दे रहे हैं, और फिर बिलावल ने भी बहुत अहम बयान दिया। उन्होंने कहा अगला वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा। ये जो एक रिफ्ट है और एक टेंस सिचुएशन है बिटवीन पीटीआई एंड बिटवीन पीपीपी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये इज इट अ जेन्युइन फाइट या इसके पीछे कुछ और है? क्योंकि तनकीद होती है इस पर काफी। जी बहुत शुक्रिया। मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई ऐसी कशमकश है जो जिसमें कुछ ड्रामाई उनसर पाया जाता है या सिर्फ दिखावे के लिए है। हमारी हिस्ट्री यही बताती है कि जब इलेक्शन की नौबत आती है और मुख्तलिफ पार्टियां इलेक्शन के मैदान में होती हैं और इंतखाबी अखाड़ा सजता है, तो चाहे वो बहुत करीब रही हों, चाहे उन्होंने मिलजुल के हुकूमतें की हों, चाहे उनके शख्सी और ज़ाती ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हों, लेकिन इलेक्शन होता है। एक ने जीतने की तगोदो करनी है, दूसरे को हराने की तगोदो करनी है, दूसरे ने अपनी सही करनी है। तो मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब जो कुछ महसूस कर रहे होंगे वो बड़े पुराने सियासत के खिलाड़ी हैं। शायद उन्हें ये अंदाजा हो रहा हो कि मुश्किलात हैं उनके लिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनके बयानात जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं। एक हकीकी कंसर्न वो शो कर रहे हैं जिसका उन्हें इस्तेकाक है। तो इन कंसर्न्स को सेटल करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई कोशिशें करेगी या फिर जिस तरह से मामलात चल रहे हैं वैसे ही चलने दिए जाएंगे? नहीं, देखिए ना, ये कंसर्न तो इंतखाबात से ताल्लुक रखते हैं ना। इन कंसर्न्स को तो ना वो हमारे कंसर्न दूर कर सकते हैं, ना हम उनके कंसर्न दूर कर सकते हैं। ना ऐसा हो सकता है कि हम उन्हें कहें जी कि पंजाब में आप कोई उम्मीदवार ना खड़ा करें और हमारे मुकाबले में ना किसी को लाएं, ना उनसे तकाजा कर सकते हैं कि सिंध के अंदर, कराची के अंदर हम आते हैं। तो ये तो मैं नहीं समझता हूँ कि कंसर्न एक दूसरे के दूर किए जा सकते हैं। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते इस तरह की फजा रहेगी, गर्मा गर्मी रहेगी। इलेक्शन के बाद जब हर एक की अपनी इस्तेदाद और तादाद सामने आ जाएगी, उसके बाद फिर देखेंगे कि किस तरह के कंप्रोमाइजेज होते हैं, पार्टियां मिलती हैं, मखलूत हुकूमतें बनती हैं। तो ये बात की बातें हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रहनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी बहरहाल डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स रखती है, पीएमएलएन भी रखती है। दो बड़ी पुरानी सियासी जमातें हैं और उनमें मुफाहमत भी होती है। वो एक दूसरे से डट के मुखालफत भी करते हैं। और अभी नवाज शरीफ साहब आए हैं तो दूसरे दिन ही जरदारी साहब ने उनको फोन करके उन्हें खुशामदीद कहा है, मुबारकबाद दी है। मियाँ साहब भी अपनी जो पहली इब्तदाई मीटिंग हुई है, मैं भी उसमें था, तो उनकी भी ख्वाहिश यही है कि हम इलेक्शन जरूर लड़ें, लेकिन तू तकार नहीं होनी चाहिए। और सियासी जमातों के दरमियान जो इंतखाबी गर्मा गर्मी है वो तो बेशक हो, लेकिन इसको इंतहा से नहीं बढ़ना चाहिए कि वो तसादुम की तरफ चली जाए।
सर बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीकी साहब। आप मुझे पता है आप जल्दी सोने वाले आप इंसान हैं, और मेरी रिक्वेस्ट पे आपने अपनी 2 घंटे नींद को डेफर किया। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू सर। सर आपने उनका जरदारी साहब का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा जनाब कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनवा के मैंने गलती की थी। हालांकि मुझे अगर मेरी मेमोरी सही याद है उस वक्त नवाज शरीफ साहब और आपका कैंप जो है, आप लोग तो इसके खिलाफ थे कि इसको कंटिन्यू कराया जाए, इसको हुकूमत को। ये जरदारी साहब और मौलाना साहब थे जिन्होंने आके इसरार किया था कि नहीं जी ढोल गले में पड़ के तो बचाना पड़ेगा। तो शहबाज शरीफ साहब को ये बनवाने वाले वज़ीर आज़म वही थे। घरों में गए, मॉडल टाउन गए, वहाँ पे रेवंड गए, सब जगह पे गए। उन्होंने 18 महीने बैठ के इकट्ठे सारे काम भी कर लिए। अब वो कहते हैं मेरी गलती थी, और अब आप कहते हैं सर, अगेन हमारे उस्तादों में से हैं, आप कहते हैं जनाब ये तो पॉलिटिकली तौर पर ठीक होते, तो लोग किधर जाएं फिर, किसकी बात पर एतबार करें कि एक स्टेटमेंट देते हैं, कुछ अरसे बाद कहते हैं नहीं जी हम तो वैसे ही एक सियासी बयान दे रहे थे। जरदारी साहब कहते हैं मेरी गलती थी, और पहले वज़ीर आज़म बनवाने में पेश थे, बल्कि मजबूर करने वाले थे कि ज़रूरी आपको बनना चाहिए और 16 महीने के लिए वज़ीर आज़म रहना भी चाहिए। जी कासर साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने यही बात कही है जो आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब जो कुछ कह रहे हैं वो कुछ ड्रामा नहीं कर रहे, वो जो महसूस कर रहे हैं वही कह रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपने जो तारीख याद दिलाई है वो बिल्कुल हूबहू ऐसी ही है। और जरदारी साहब जब कोई पत्ता फेंकते हैं तो उन्हें अगले 10 पत्तों का इल्म होता है कि किसके हाथ में कौन से पत्ते हैं। अच्छा। जब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के लिए इसरार किया कि उन्हें ही वजीर आजम होना चाहिए, तो उन्हें मालूम था कि इस 16 महीने के अंदर जो मुश्किलात होंगी, जो मसाइल होंगे, जो महंगाई की लहर उठेगी, जो बेरोजगारी की लहर उठेगी, तो जिसको मरियम नवाज ने गलाजत का टोकरा कहा था, ये चीजें फिर पीएमएलएन के गले पड़ेंगी। जैसे कि वो आज कहते हैं, आज वो क्लेम करते हैं कि जी ये नाकामियां जो है ये हमारी वजह से थी। हालांकि बहुत सी अच्छी वजारतें उनके पास थी, और उस 16 माह के अरसे में उन्होंने कभी किसी फैसले पे एहतजाज नहीं किया, तमाम फैसलों में शरीक रहे। हत्ता कि सीसीआई में जो फैसला हुआ जी के इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होने चाहिए, उसमें भी शरीक रहे। और उसके बाद उन्होंने ये मंत्रा पकड़ लिया कि जी 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये एक सियासी खेल के अंदर इस तरह की बातें होती रहती हैं, हकायक को तोड़ा मोड़ा जाता रहता है, और तारीख जो है वो मस्क होती रहती है। सर आप ये कह रहे हैं सिद्दीकी साहब के आसिफ अली जरदारी साहब ने इस नवाज लीग से, नवाज शरीफ साहब से, या ये शहबाज शरीफ साहब, आपकी पार्टी भी बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए, मोर देन 40 ईयर्स की पॉलिटिक्स का तजर्बा है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म, उसका वज़ीर आला, सारी पावर देखी हुई है। तो आप ये कह रहे हैं जरदारी साहब ने आप लोगों को निस्बत बेहतर कार्ड्स देके ज़्यादा उन्होंने एक उसका सियासी उन्होंने अक्लमंदी, या उन्होंने आप फैसला किया कि इनको पावर में ले आते हैं, हम पीछे बैठेंगे, वजारतें लेंगे, नाम इनका बदनाम होगा। सो आपका ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर सियासी वो खेल खेलने का उनको सलीका आता है सर आप लोगों से? नहीं रऊफ भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो इन कामों में मारूफ हैं। अच्छा। और सियासी शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और सोचते इसी अंदाज में हैं जो मैंने बताया। अब उसके नतायज क्या निकलते हैं अमलन, और क्या वो जिस तरह के पत्ते वो समझ रहे होते हैं कि रऊफ के हाथ में, इरफान सिद्दीकी के हाथ में, क्या वही पत्ते होते हैं या उन्हें आखिर में मात हो जाती है, ये तो बात की बात है ना। लेकिन उनका नुक्ता नजर यही होता है। इस सब कुछ के बावजूद जो हमारी पार्टी की सतह पे एक फैसला है कि हम किसी की ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, मफाहमत की राह पे चलेंगे, मसालियत की राह पे चलेंगे। माहौल में पहले ही बहुत तलखियां हैं, माजी की तलखियों को सिद्दीकी साहब मुझे याद आया, आपको भी याद आ जाएगा, जब 2008 के करीब जरदारी साहब उस वक्त इलेक्शन जीत के सदर बनने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे बरतानिया में किसी इंग्लिश अखबार में एक आर्टिकल लिखा था किसी जर्नलिस्ट ने कि अगर जरदारी साहब आपसे हाथ मिलाएं तो जब आप अपना हाथ वापस करें तो आपको अपनी उंगलियां गिन लेनी चाहिए कि पूरी की पूरी वापस आई हैं या उधर ही रह गई हैं। या याद है आपको सर ये? है सर? देखिए ये तो जरदारी साहब को ट्रिब्यूट है, मैं समझता हूँ। डेफिनेटली सर, इट इज। देखिए ना, सियासत के अंदर जो इस तरह की सलाहियत रखने वाली शख्सियत होती है जी सर, वो कामयाब सियासत बहरहाल करती है किसी न किसी। अच्छा सर, अभी मैंने मौलाना के बारे में रऊफ साहब, मैं आपको मुख्तसर सी शगुफ्ता बयानी अगर आप कर रहे हैं तो मैं बताऊं कि मैंने मौलाना के बारे में भी
एक कॉलम लिखा था कि मौलाना इस कदर मंतकी बात करते हैं और दलील से बात करते हैं सर और यकीन और ईमान से बात करते हैं कि अगर सूरज सर पे चमक रहा हो और लोगों को पसीना आ रहा हो और मौलाना कहें कि जी बारिश बरस रही है तो लोग यकीन कर लेते हैं कि वाकई बारिश है। तो जब मेरा कॉलम मौलाना ने पढ़ा तो मैंने बड़े, ये लंदन कॉन्फ्रेंस की बात है, हम वहां पे थे। 2007 की मैंने बात कर रहे हैं, 2007 जुलाई की मेरा ख्याल है। जी जी जी, मैं आप उधर भी ही था, उधर ही थे। मैं उधर ही था या, जी सर। हाँ। तो मौलाना से जब मैंने कहा कि मौलाना देखे मैंने कितनी तारीफ की है आपकी, तो मौलाना ने मेरे अपना भारी हाथ मेरी कमर पे मारा और कहने लगे कमबख्त ये क्यों नहीं कहते कि फजल रहमान झूठ बोलता है। ये कम वक्त वाले फिक्रे से मुझे मेजर आमिर याद आ गए। उनका अक्सर ये है, आपके भी दोस्त है मेजर आमिर साहब, ये उनका तकिया कलाम है कम वक्त वाला। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि उन्होंने इसरार किया था कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाना, जरदारी साहब ने। आपको मालूम है, आपने जी राइट होता सारी कहानी बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन अब अगर वो इसी तरह का इसरार करें कि बिलावल को वजीर आजम बनाना है, जैसे वो आपने उस वक्त इनकी बात मान ली थी जरदारी साहब के इसरार पे, तो फिर ये फरवरी में इनकी बात मान ली जाएगी जरदारी साहब की बात में? अगर इतना वजन है, जोर है कि पूरी पीएमएल नवाज उनकी इस लाजिक के आगे बेबस हो गई और मान लिया और सारा बैगेज ले लिया, तो अब वो कहते हैं बिलावल को वजीर आजम बनाना है, मेरा बेटा है, बरखुरदार है, मेरा जानशीन है, तो एक दफ़ा मेरे जीते जी इनको बनने दें, तो कोई थोड़ी सी मेहरबानी फरमाएंगे आप लोग सर? देखें क्लासा भाई कि जिस असेंबली में उन्होंने शहबाज साहब का नाम लिया कि उन्हें लीड करना चाहिए, वो उसमें मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत थी। पीटीआई के बाद दूसरी बड़ी जमात थी और जब पीटीआई ना रही या मुस्ताफी हो गई तो किसी जमात के सर पे अगर ताज सजना था अक्सरियत की बुनियाद पे, जमहूरी उसूलों की बुनियाद पे, तो वो पीएमएलएन थी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इलेक्शन से पहले ही हम किसी के सर पे ताज रख दें। इलेक्शन होंगे, अवाम फैसला करेंगे, देखेंगे अक्सरियत किसके पास है, उनके पास आती है, हमारे पास आती है, पार्लियामेंट की पोजीशन क्या बनती है, तो वहाँ उस बुनियाद पे फैसला होगा। उस वक्त भी जरदारी साहब ने कोई एहसान हम पे नहीं किया था, पार्टी अक्सरियत में थी और उसका इस्तेकाक था, और अब भी जो अक्सरियत में होगी उसी का इस्तेकाक होगा। अच्छा सर, अच्छा। जी पूछें। सिंध की तरफ आते हैं इरफान सिद्दीकी साहब, क्योंकि बात हो रही है पीपल्स पार्टी की, तो एक तो ये बताएं कि जो मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर लगाया गया बशीर मेमन साहब को, पहले भी बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं थे इनके आने से, तो इज ही अ गुड चॉइस? देखिए जी, चॉइस पे तो मैं तबसरा इसलिए नहीं कर सकता कि लीडरशिप का फैसला है, और लीडरशिप अपने फैसले जब करती है तो नशेबो फराज देख के करती है, और उसका मेयार सिर्फ ये नहीं होता है कि कौन बहुत पहले से खड़ा है और कौन नया आ गया है और किसको क्या जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। उसे देखना है कि फाल किरदार कौन अदा कर सकता है, मुतर्रिक कौन हो सकता है, सियासी हरकियात को कौन बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेगा, ये चीजें देखी जाती हैं और उसके बाद फैसला किया जाता है। मेरा ख्याल है पार्टी ने सोच समझ के फैसला किया है और उसकी यकीनन लॉजिक होगी। अच्छा सर, आपने, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेमन साहब का बैकग्राउंड भी जानता हूँ, हमने ये देखा जब ये चीफ लगाने का मौका आया था तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने, जो बहुत सारे उनके लोग कहते हैं, बड़ा वाइजली उन्होंने मौजूदा चीफ को उन्होंने आगे अपॉइंट किया, क्योंकि खान साहब के साथ एक उनकी हिस्ट्री थी और खान साहब ने भी बहुत ज़्यादा आगे जाकर उनको रोकने की कोशिश की थी, लिहाजा मियाँ साहब को पता था दिस इज़ द बेस्ट चॉइस जो मेरे लिए इन हालात में होगा। तो सेम हम देखते हैं सिंध में यही थे बशीर मेमन साहब जो हैं, इन्होंने जरदारी साहब के फेक ये आया था, इसमें आपको याद होगा करेंसी अकाउंट का 40 बिलियन का स्कैंडल आया था, ये उस वक्त DGFI थे और इन्होंने उनको वहाँ पे आके इन्वेस्टिगेट भी किया और गिरफ्तार भी किया, बल्कि वो जो थे इनकी सिस्टर है फरियाल तालपुर साहब, वो भी इसमें आई थी, वो भी गिरफ्तार रही हैं। तो इनका एक बैड ब्लड है, जरदारी साहब नहीं पसंद करते बशीर मेमन साहब को, उन्होंने इनकी फैमिलीज़ के खिलाफ भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ की थी जब DGFI थे, उनकी हुकूमत थी। तो उसकी वजह वो तो नहीं है कि यहाँ पे चीफ लगाते वक्त भी यही देखा गया कि जनाब कि हमने एक ऐसा बंदा लाना है जिसके खिलाफ पोजीशन लीडर जो है वो ऑलरेडी जुलूस धरने लेकर निकले हुए हैं, और सिंध में भी हमने जरदारी साहब को बड़ा लाउड मैसेज भेजना है कि अगर ये खेल आप खेल रहे हैं हमारे खिलाफ, आप पंजाब में वहाँ पे कोई बंदे अपने साथ शामिल कर रहे हैं, साउथ में सराइकी इलाकों में आप पंजाब में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो फिर हम आपका सबसे बिटर एनिमी जो है हम उसको लॉन्च करेंगे। ये मैसेज, लाउड मैसेज टू जरदारी साहब कि जिस बंदे ने आपको एक्सपोज किया, करप्शन थी, स्कैंडल थे, गिरफ्तार किया, अब वही हमारा पार्टी हेड है सर सिंध में। नहीं, मेरा ख्याल नहीं है राहुल साहब। मैं जितना
नवाज शरीफ साहब को समझता हूँ, और सर। खास तौर पे पिछले चंद बरस के बाद और पाकिस्तान में आने के बाद जिस तरह की वो सोच लेके आए हैं और जिस तरह की सियासत वो करना चाहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने पार्टी की पहली मीटिंग में कहा कि आप लोगों ने मुतहारिब रवैये नहीं बनाने, तसादुम नहीं करना, लोगों को इतनी गर्मा गर्मी नहीं करनी कि पार्टियां आपस में लड़ने लगे। ये इस तरह का कोई पैगाम नहीं है। देखिए, जब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अमीर मुकाम साहब को ये जिम्मेदारी दी सर। तो उनसे सारे सीनियर थे और वो बेहतर सीनियर अब नाराज भी हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी दी और उसके कुछ असरात भी निकले। इसी तरह बेशुमार और मिसालें दी जा सकती हैं कि सीनियरिटी कोई वाहिद एक मिसाल के तौर पर मुझे जो उन्होंने जिम्मेदारी अभी दे दी 2-4 दिन पहले मंशूर बनाने की, हमने उस पे आना तो था, मैं चले तो आप, हमने आना उस सवाल पे करना था। आएंगे, चले अच्छा लेकिन आप, मैं, जी मैं, सर। मैं इस सवाल के हवाले से आपको जवाब सर। दे रहा हूँ। सारे मुझसे सीनियर हैं, मैं तो बहुत नवारद हूँ, जी। और मेरी कमेटी के अंदर जो लोग शामिल हैं वो बहुत सीनियर हैं। एहसन इकबाल हैं, साद रफीक हैं, खुरम दस्तगीर हैं, परवेज रशीद हैं, लातादार दूसरे हैं। तो वो जो समझते हैं कि ये काम फलां के सौंपना चाहिए, उसमें जरूरी नहीं होता है कि बहुत तवील अरसे से उनकी पार्टी में कोई है या नया आया है। अच्छा सर, आजकल क्या बात है कि मोहम्मद जुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध, नवाज शरीफ साहब बाहर थे, मरियम साहबा जेल में थी, आपने भी साहब जरा लिखते लिखाते रहे, और भी बड़े लोग थे, लेकिन जुबैर साहब एक्टिव रहे उन दिनों में। बल्कि जिन दिनों में मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ साहब से मुलाकात की थी, जिसकी बड़ी खबर आई थी उनकी 3-4 घंटे की, जिसमें वो मरियम नवाज साहबा के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड लेने गए थे और उनसे उन्होंने मुज़ाकरात किए थे, आपको याद होगा। बड़ा उन्होंने एफर्ट्स की थी, उन्होंने ये पार्टी के लिए स्पोक्स पर्सन रहे, तर्जमान उसमें रहे, और उन्होंने तकलीफ़ें भी देखी क्योंकि उनके खिलाफ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने कार्रवाइयाँ भी की, आपको पता है सारा। अचानक हमें सीन से नज़र नहीं आ रहे मोहम्मद जुबैर साहब, कम से कम मैंने नहीं देखा जलसे में, जुलूस में, किसी बड़ी गैदरिंग में, मीटिंग में, कंसल्टेशन में। सो जो बंदा 4 साल पार्टी के लिए अकेले मीडिया में लड़ता रहा, देन ही फेस द ब्रंट एज वेल ऑफ जनरल बाजवा साहब या जनरल फैज़ साहब के दौर में, तो वेर इज ए, वो कहाँ पे हैं सर? कोई उनकी खैर खबर है सर आपके पास? ये तो रोज साहब, आप बड़ी आसानी से बंदों को पकड़ भी लेते हैं, गिरफ्त में भी मेरा ले फोन आते नहीं हैं। उठाते सर, वो मेरा फोन नहीं चैनल उठाते पे जुबैर साहब, मैं इसलिए आपने मेहरबानी की मेरा फोन भी उठाते, मैसेज भी करते, मैंने मेरी रिक्वेस्ट पे अपनी नींद डेफर करके हमारे शो में भी आते हैं, वो फोन नहीं उठाते सर। वैसे मेरी मालूमात के मुताबिक अगरचे मैंने पहली जो मीटिंग थी जी मियां साहब की आमद के बाद, उसमें मैंने उन्हें नहीं देखा। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें बुलाया गया या नहीं बुलाया गया, लेकिन वो मीटिंग में थे नहीं। लेकिन वो रास्ते में रहते हैं, आज भी मुझसे उनका रास्ता हुआ, और ये जो मैनिफेस्टो है इसके हवाले से कुछ प्रपोजल्स उन्होंने भेजी, तो पार्टी के अंदर है, पार्टी के मामलात में दिलचस्पी ले रहे हैं। अब वो जलसों और जुलूसों के तो आदमी कभी भी नहीं रहे, और अगर उन्हें, मेरा ख्याल है, आप बुलाएंगे अपने चैनल पे तो वो उसी दबंग तरीके से बोलेंगे। मुझे नहीं मालूम। आप जरा सिफारिश, आप जरा हमारी सिफारिश तो कीजिएगा मोहम्मद जुबैर साहब को। हमने तो कोशिश की है 3-4 दफा, वो पहले आ जाते थे, बड़ा अच्छे तरीके से बातचीत भी हो जाती थी, तो मैं समझाऊं शायद मैं कि थोड़ा सा वो कोई बात चेंजेस जो पार्टी लेवल पे किए हैं उनसे खुश नहीं। अच्छा सर, जरा ये खान साहब पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, कि अगर इस वक्त खान साहब नहीं होंगे, उनकी पार्टी पीटीआई इलेक्शन में नहीं होगी, कि पीपल्स पार्टी भी ये बात कह रही है, तो बहुत सारा क्रेडिबिलिटी पे सवालात उठ जाएंगे। इवन नवाज शरीफ साहब कल को वज़ीर आज़म बनते हैं तो उनके लिए भी एक मॉरल पॉलिटिकल एक उसकी लेजिटिमेसी जो है वो नहीं रहेगी, कि एक अपोनेंट को, जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया था, आप लोग कहते हैं 2018 में कि उनको जेल में डाल के इलेक्शन करवा के खान साहब को जितवाया गया, तो अभी भी तो वो इल्ज़ामात लगेंगे। आप इस हक में हैं कि पीटीआई को फेयर एक उनको लेवल प्लेइंग मिलना चाहिए, पार्टी को इलेक्शन लड़ने चाहिए और उनको भी फील्ड में होना चाहिए? सर बड़ा मुश्किल सवाल है असरा साहब सर। मैं तो आज के कॉलम में भी मैंने ये बात लिखी है कि पीटीआई क्या है और कहाँ है, ये समझने में मुझे कम से कम बड़ी दुश्वारी हो रही है जी। क्या ये वो पीटीआई है जो असद कैसर साहब जिसकी बात करते हैं, या असद उमर साहब करते हैं, या कुछ और लोग करते हैं, रऊफ हसन साहब करते हैं, या ये वो पीटीआई है जो खान साहब ने अपने दिल में रखी हुई है और वो कुंजे कफस में बैठे हुए उसको सीने से लगाए हुए हैं। अब अगर तो वो पार्टी है जो इमरान खान के नाम से मंसूब है,
और इमरान खान ही उसकी रूए रवा है, तो फिर इमरान खान को ये साबित करना होगा कि 9 मई को जो कुछ हुआ कराची से लेकर पेशावर तक वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी। जी। फौज के अंदर बगावत पैदा करने की, और जिसका निशाना फौज के दर्जनों अफसरान बन चुके हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, और उस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं उनको हटाकर किसी नए को लाने की, ये सारी साजिशें अगर साजिशें नहीं थी और एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, एक जमहूरी अकदाम था या एक नहीं सर, आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त ये मतलब बगावत करवाने का इनका मौजूदा चीफ के खिलाफ कोई बगावत की प्लानिंग थी, कोई आर्मी ऑफिसर्स के जरिए विद इन द आर्मी रैंक्स, आप ये कह रहे हैं सर? इसकी रौसा मैं तो ये लिख भी चुका हूं सर, और सीधी सीधी बात है, उन्होंने अपनी सी कोशिश कर ली और वो इलेक्शन नहीं ले सके। उन्होंने असेंबली से इस्तीफे दिए, इलेक्शन नहीं मिला। उन्होंने पंजाब असेंबली तोड़ी, नहीं मिला। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ी, नहीं मिला। उन्होंने लॉन्ग मार्च किया 25 मई को पेशावर से, इलेक्शन नहीं मिला। उन्होंने आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए उनकी तकर्री से 2 दिन पहले लॉन्ग मार्च किया, नहीं रोक सके। ये सारी नाकामियां जब आ गई हैं तो फिर एक साजिश तैयार हुई, और साजिश में खान साहब थे, उसके रूए रवा, और फौज के कुछ अनासर थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, और आखिरी जो जरब लगनी थी वो ये थी कि हम आर्मी चीफ को हटा के कोई नया आदमी वहां पे ले आए और फिर वो अपनी बंसरी इक़्तिदार की बजती रहे और वो सुहाने दिन फिर पलट। ये कंस्पायरेसी थी पूरी। अब इस कंस्पायरेसी के होते हुए अगर कोई ये समझता है कि पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, और आपको मालूम है कि अल-जुल्फ़िकार भी यहाँ होती थी, भुट्टो का बेटा था वो, लेकिन मोहतरमा ने अपने आप को डिस्टेंस किया उससे, कभी उनकी हमायत नहीं की और कभी उसका साथ नहीं दिया, और वो बेचारे माना जो अंजाम हुआ। तो मैं ये कहता हूं कि पहले ये फैसला करना पड़ेगा कि विच पीटीआई, या तो पीटीआई ये कहेगी कि हम डिसऑन करते हैं इमरान खान को, उसकी कार्रवाइयों को, उसकी कंस्पायरेसी को, और साइफर को, और फलां चीज को, और हेयर वो यार जिस तरह एमक्यूएम ने कर दिया है, अल्ताफ हुसैन से बरी जिम्मा हो गए हैं वो, और एक नया जन्म ले लिया है। तो जन्म ले ले एक नया तो फिर ठीक है। अगर वो जन्म भी नहीं लेती और अपना खान साहब को अपने कंधों पे उठा के इलेक्शन लड़ना चाहती है, तो देन मैं नहीं समझता हूँ कि उसे वो इस्तेकाक मिलना चाहिए जो एक जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है। अच्छा सर, आपने बड़ा तफसील से बात बताई। अभी हम सुन रहे थे कि इमरान खान साहब ने असद कैसर को, अली मोहम्मद खान को और ब्रेस्टर सैफ को भेजा था मौलाना फजल रहमान साहब के पास। अब तो ये बात उनके वकील भी कंफर्म कर चुके हैं कि खान साहब की ब्लेसिंग थी, अप्रूवल थी, मौलाना साहब के पास जाएं। बल्कि अगली बात वो ये कह रहे थे कि हमारी कोर कमेटी का फैसला था जिसको एंडोर्स किया खान साहब ने कि जाके आप ये पीपल्स पार्टी से भी मिलें, इमरान खान साहब चाहते हो नवाज शरीफ साहब की पार्टी से मिलें। अगर उनका कोई डेलीगेशन आपसे मिलने आता है, मीन्स नवाज शरीफ साहब से मिलने आता है, आप एंटरटेन करेंगे? क्योंकि आप बड़े करीब हैं उनके मियाँ साहब के, आज के नहीं है, मैं तो जो उस वक्त से देखता हूँ 2006-07 जब लंदन में था, यू आर वेरी क्लोज टू हिम इवन टुडे। आपकी क्या रीडिंग है मियाँ साहब का या आपकी पार्टी का, इस पर क्या रिस्पांस होगा? मिलेंगे उनके डेलीगेशन इमरान खान साहब की पार्टी पे इन द गिवन सिचुएशन कि नहीं, बातचीत होनी चाहिए, कोई दुश्मनी पक्की नहीं होती, मुस्तकिल नहीं होती? जो बात अब जरदारी साहब के लिए कहते हैं वही इधर भी अप्लीकेबल होती है पीटीआई के। अगरचे आपने कुछ उसको लाइंस क्लियर की कि कौन सी पीटीआई से बात करना चाहेंगे, तो खान साहब का डेलीगेशन अगर कोई आता है तो नवाज शरीफ साहब मिलेंगे उनसे? मेरा ख्याल नहीं है कि इस तरह का कोई डेलीगेशन आ सकता है, और मेरा ये ख्याल भी नहीं है कि अगर कोई डेलीगेशन ये प्रिटेंड करे कि हमें खान साहब ने भेजा है और हम उनको मिलने के लिए बेताबी से उनकी राह देखेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। पहली जिम्मेदारी है वो है खान साहब की। उनकी बहनें बयानात जारी करती हैं उनकी बाकायदा। कोई उनकी बहन एक बयान जारी कर दे कि इमरान खान ने कहा है कि मैं अपने पास से बहुत शर्मिंदा हूं, मैं हाथ भी नहीं मिलाता था चोरों से और डाकुओं से, नाउ आई एम रेडी, मैंने रियलाइज कर लिया है मेरी पार्टी के लोग चोरों के पास जा रहे हैं, डाकुओं के पास जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, माफी तलाफी करेंगे, आगे चलेंगे। एक स्टेटमेंट दे देना, फिर अगला कदम होगा कि क्या हम क्या करते हैं। वो तो ये कहने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो वही खड़े हैं। वो तो जिस दिन मुझे एक वहां पे मौजूद वकील ने आके बताया कि मियाँ साहब आ गए और उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर कर ली और कहा कि जी हम बुलाने के लिए तैयार हैं, तो अगले या दूसरे दिन जब उनकी पेशी थी खान साहब की, तो उन्होंने कहा ले आए हो अपने नेल्सन मंडेला को, चोर को, डाकू को।
तो जब ये बिहेवियर होगा तो कौन सा डेलीगेशन हमारे पास आएगा, किससे बात करेंगे हम? अच्छा सर, बड़ी आपने अहम बातें की हैं जिसका फ्यूचर की पॉलिटिक्स का कुछ हमें अंदाज़ा हो रहा है। ज़रा शाहिद खकान अब्बासी साहब पे सर मैं आपका व्यू चाहूँगा, क्या वजह है शाहिद खकान अब्बासी साहब, मैं इस पर बोल भी चुका हूँ, मैं कह भी चुका हूँ, इसलिए मैं एक मेरी पोजीशन है गला जैसा ही, कि आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने उनको वज़ीर आज़म बनाया। मतलब ये काम हमने देखा माजी में उन्होंने किया, जरदारी साहब ने गिलानी साहब को या राजा प्रदर्शन साहब को बनाया, आपने उनको वज़ीर आज़म भी बनाया। क्या वजह, क्यों वो नाखुश हैं, वो मिलना नहीं चाह रहे, पार्टी के साथ इस वक्त अलाइन नज़र नहीं आ रहे? उनके सिस्टर अगर सेनेटर सादिया अब्बासी साहब आपकी कुलीग है, उन्होंने सेनेट में बड़ी धुआंधार एक पीटीआई के सेनेटर्स या उनकी खवातीन जो जेलों में हैं, जो डिटेन्स हैं, उनके हक में बड़ी धुआंधार स्पीच की है। तो क्या वजह, शाहिद खकान अब्बासी साहब क्यों नाराज़ हुए? आपके पास अंदर की बात तो ज़रूर होती है सर, मुझे पता है कि अब अगर बताना चाहें तो अगेन इट्स अप टू यू, अगर बता सकें रियल रीज़न क्या है कि शाहिद खकान अब्बासी साहब क्यों नाराज़ हैं सर? देखिए राउफ भाई, मैं वाकई आपके साथ मेरा एक बड़ा देरीना ताल्लुक है, और ऑफ कोर्स सर। मैं नहीं छुपाता हूँ कोई बात अगर मेरे इल्म में हो, और वाकई मेरे इल्म में नहीं है। मैं बिल्कुल यही सवाल करता रहा हूँ, मियाँ साहब से भी करता रहा हूँ अभी लंदन में, तो मियाँ साहब ने भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया कि क्या वजूहात है। मैं उधर ही था जब शाहिद खाकान साहब मिलने गए, और बल्कि मैं दफ्तर में मौजूद था। अलग मैंने, मियाँ साहब ने कहा आप आए, मैंने कहा जी नहीं, आप दोनों मिले, आपस में बातचीत करें, मैं नहीं शामिल हुआ उसमें। तो वाकई मैं नहीं समझ पाया। यहाँ पे एक चैनल में मेरा प्रोग्राम था और इत्तेफाक से शायद खाकान साहब थे, हमको 1.5-2 घंटे अलग बैठे रहे, महीना भर पहले की बात है। मैंने समझने की कोशिश की कि वो क्या चाहते हैं, मैं नहीं समझ पाया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूं कि वो अच्छे इंसान हैं, मुखलिस इंसान हैं, असासा हैं पीएमएलएन का। अभी तक उन्होंने ये स्टैंड लिया हुआ है कि मैं पार्टी का हिस्सा हूं। कल उन्होंने ये कहा है कि मियाँ साहब मुझे आज बुलाएंगे तो मैं उनकी खिदमत में चला जाऊंगा। तो सूनर और लेटर मेरा ख्याल है कि ये मामला ठीक अच्छा हो सर, जाएंगे। इसकी वजह ये तो नहीं है सदीकी साहब, आप भी इस माशाल्लाह हमारे साथ बड़े अरसे से कॉलम लिखते रहे हैं, जर्नलिज्म में आपका भी रोल रहा है। इससे पहले जब आप इधर आपने ऑफिशियली तौर पर पार्टी ज्वाइन की सर, फेयर अनफ, ये तो कहीं वजह नहीं है कि उस वक्त ये खबरें आ रही थी कि उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा साहब जो हैं वो, और एस्टेब्लिशमेंट वो चाहती थी कि जनाब के इसमें इनकी जगह जो वज़ीर आज़म बनना चाहिए वो शाहिद खकान अब्बासी साहब को बनना चाहिए। और वो 2-3 दफ़ा इस तरह के मैसेंजर जो है नवाज शरीफ साहब को भी भेजे गए कि अगर शाहिद खकान अब्बासी साहब को बना दिया जाए वज़ीर आज़म तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो जिस पर मियाँ साहब राज़ी नहीं हुए थे, ये वजह है कोई कि उससे समझते हैं ये शाहिद खकान अब्बासी साहब कि शायद कि मेरे नाम पे कांटा लगा दिया तो अब मैंने पार्टी में रहकर क्या करना है, और मियाँ साहब ने समझा ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए हैं, ये मेरी बात करने की बजाय अपनी वहाँ से कैंडिडेचर लेके आ जाते हैं। अब बहुत सवालात आपके ऐसे होते हैं सर कि उनका जवाब जो है वो आपके सवाल के अंदर छुपा हुआ होता है, इसलिए मुझे इस पर कोई तबसरा नहीं करना। सर जी कर आई एम सॉरी, मैंने फिर हमकाना सवाल कर दिया कि सवाल की बजाय मैं जवाब दे बैठा सर उसमें, इन तमाम चीज़ों में। अच्छा सर, ज़रा ये बताइएगा मंशूर पे ज़रा आ जाते हैं सर, कि मंशूर सबसे बड़ा अहम आपके ज़िम्मे क्यों टास्क लगाई गई है, मियाँ साहब ने लगाई है, क्या वजह है? क्योंकि आपका कहा जाता है आप उनके एक तरह के ब्रेन भी हैं, ये सबको पता है, उनके स्पीच राइटर भी हैं, जलसे की हो, तकरीरें हो जो आप भी लिखते हैं, तो क्या वजह है? उनको आपके ख्यालात पसंद आते हैं, आपके खूबसूरत लिखी जो आप कॉलमों में हम पढ़ते हैं उर्दू पसंद आती है, क्या वजह है? कितने सीनियर लोग थे, जैसे आपने कहा बहुत बड़े बड़े नाम है, 20 लोग मैंने देखे हैं सर, मोर देन 20 आपको असाइनमेंट दी गई, बल्कि इससे पहले तालिबान के साथ मुज़ाकरात होने थे 2016-17 में, उसमें बड़े बड़े लोग थे, चौधरी निसार अली खान साहब वगैरह भी थे, तो भी आपको कन्वीनियंट बनाया गया था। सो क्या गिदड़ सिंह है सर आपके पास, मियाँ साहब आपको इतना पसंद करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मियाँ साहब बहरहाल एक लीडर के तौर पे देखते हैं कि कौन सा काम जो है वो किस शख्स से लिया जाना चाहिए। इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि मेरा इंतखाब क्यों किया। लेकिन एक वजह यह है रऊफ भाई कि जितने स्टॉलवर्ड्स हैं हमारे, वो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और बड़े मसरूफ होते हैं। उन्हें जाके अपनी कंस्टिट्यूंसीज में जाना है, लोगों के पास जाना है, वो इतने मेरा ख्याल है कि फरागत उनके पास नहीं होती जितनी मुझ जैसे आदमी के पास होती है। मैंने तो कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है, तो इसलिए शायद उन्होंने मौजूद समझा होगा कि चलें
एहसन इकबाल भी इलेक्शन लड़ रहा है, तो साद रफीक भी लड़ रहा है, तो खुर्रम भी लड़ रहा है, तो ख्वाजा आसफ भी लड़ रहे हैं, तो इरफान सिद्दीकी फारिग है, तो इसको ये काम दे देते हैं। लेकिन इस कमेटी के अंदर वो सारे लोग शामिल हैं और कल इंशाल्लाह हम मीटिंग करेंगे। 30-32 लोग हैं और मेरी जाती राय ये है कि हम सब कमेटीज बनाएंगे और 25-30 अफराद को उसमें अकोमोडेट करेंगे, उनको टाइम देंगे। हम आप लोगों को भी ऑन बोर्ड लाना चाहते हैं। कल से हम एक ईमेल और एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो पब्लिक से भी शेयर करेंगे कि वो अच्छा सर, ये क्या वजह है सर? मैं राहुल भाई एक लम्हा जी मैं आप देखेंगे कि इस एक्सरसाइज को मैं कोई रवायती एक्सरसाइज नहीं बनने दूंगा। हम सॉलिड काम करेंगे, डूएबल काम करेंगे और ऐसे काम करेंगे कि जो किए जा सके। कोई रेटरिक नहीं होगा, कोई नारा नहीं होगा, कोई सब्ज बाग नहीं होगा। सर ये कौम, सर ठहरे सिद्दीकी साहब, इस कौम को आप नारे ना दें, कोई भड़के ना दें, सब्ज बाग ना दिखाएं, ये तो वोट नहीं देती। तो सब्ज बाग दिखाए बगैर कैसे वोट लेंगे सर आप? नहीं, हमारे पास अपनी कारकर्दगी के हवाले से बहुत कुछ है। वो सब्ज बाग नहीं है, वो बाग जो है वो देखें ना, आपके सामने जो पार्टी जिनके नाम आप ले रहे हैं, 15 साल आपकी पार्टी रही है, ठीक है, और 9 साल हमारी हुकूमत रही है पाकिस्तान पे। तो देख लें 15 साल में क्या हुआ है, 9 साल में क्या हुआ अच्छा है। सर, लास्टली सर, हालांकि आपसे 15 मिनट तय हुए थे, लेकिन मेहरबानी आपसे आप ले आए, बड़ी देर टाइम दिया सर। लास्टली क्या वजह है सर, जावेद हाशमी साहब पार्टी छोड़ गए, उसके बाद चौधरी निसार अली खान साहब छोड़ गए, मेहताब अब्बासी साहब छोड़ गए, अब शाहिद खान अब्बासी साहब, तकरीबन ऑलमोस्ट। ये प्रॉब्लम किन के साथ है? इन चारों के साथ है जो मैंने नाम लिए हैं, या मियां नवाज शरीफ साहब के साथ है कि वो जब कोई लीडर थोड़ा सा ग्रो कर जाता है, आउट ग्रो करता है, तो उसको वो कट टू साइज करते हैं? सर वेयर इज द प्रॉब्लम? मेरा ख्याल है प्रॉब्लम कोई नहीं है, ये बहाव है एक पार्टी का, एक नदी की तरह बहती चली जाती है, उसमें से छोटे मोटे धारे निकलते रहते हैं। आप ये दाद दें कि इस पार्टी पे कितनी उस्ताद नहीं आई है, कितने मसाइब नहीं आए हैं, खुद मियाँ साहब पे क्या कुछ नहीं गुजरी, और कौन सा फर्ज है जो जेल में नहीं गया, जिसपे झूठे मुकदमे नहीं बने, मुझ जैसे आदमी पे जो गुजरी वो आप जानते हैं जी। लेकिन आप इस चीज की दाद दें कि कोई शख्स एक ने भी आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। एक ने भी किसी टीवी चैनल पे जाके कोई अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं कराया, डटे रहे हैं सब लोग, कोई दामन। ये जो जिन लोगों का जिक्र आप कर रहे हैं, इनकी उसूली नाराजगियां हो सकती हैं, रंजिशें हो सकती हैं, ये किसी दबाव से, किसी जबर से, किसी बैरूनी कुव्वत के असर में आके हमसे नहीं टूटे, ना हमारी किसी तलखी की वजह से टूटे। उन्होंने अपने रास्ते चुने, बरज़ा और रग़बत चुने हैं और खुद चुने हैं, किसी को नहीं निकाला हमने। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे जो इन्वायरमेंटल इमरजेंसी एक तरह की नाफिज कर दी गई है और जिस तरह से जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स आई हैं उसमें लाहौर दूसरे नंबर पर है पूरी दुनिया में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में। इसके ऊपर बात करेंगे, स्मॉग के क्या हालात है लाहौर में और क्या इसका हाल है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और बात करेंगे स्मॉग की। क्लास साहब, जो लाहौर में इस वक्त स्मॉग के हालात हैं और जिस तरह के सोल्यूशंस निकाले जा रहे हैं, आप पहले भी इससे बहुत तफसील से बात करते रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये सूरत हाल डिस्कस होती रही कि आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे अगर इसी तरह से मामलात ख़राब होते रहे। सो हाउ डू यू सी कि अभी भी हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं? वैसे आजकल पॉलिटिकल लोग सुनना चाहते हैं, अदरवाइज मेरे बस में होता था भी सही, हम कर भी सकते थे, लेकिन सिद्दीकी साहब से बड़ी मुश्किल से वो हुआ। हमें मेन स्टोरी ये करनी चाहिए थी, ये आम स्टोरी नहीं थी। आई डोंट नो कि बाकी चैनल इस स्टोरी को कैसे ले रहे हैं, बल्कि खबरनामे में तो ये आखिर पे डली हुई थी मोस्ट ऑफ द चैनल। इट्स सच अ डेंजरस एंड डेडली सिचुएशन। किसी और मुल्क में होता, इस वक्त सारे चैनल सब कुछ छोड़ के ना इसी पे कर रहे होते कि लाहौर इज डाइंग नाउ। और मुझे याद आ रहा है, हम पहले किसी और चैनल पे थे जब, आज से 2016 की बात है, 17 की, उस वक्त एक मेट्रोलॉजिकल एक ऑफिसर साहब थे, मैंने आज भी उनको कोशिश भी की कि मैं उनको लेकर आऊँ, कंटेक्ट करूँ। हमने उस वक्त उनको अपने शो में लिया था, आज मेरे फ़ोन नहीं अटेंड किया, उन्होंने बिजी होंगे कहीं पे। उन्होंने प्रिडिक्शन की थी और उस वक्त किसी ने सीरियस नहीं लिया था। तो फिर कद सुन लें, वो हमारे रिकॉर्ड पे भी है, मैंने अपनी टीम को कहा भी था वो क्लिप ढूंढे ताकि लोगों को हम सुनवाएं दोबारा। आज से 7-8 साल पहले क्या कहा था उन्होंने, कहा था जिसका उस वक्त मजाक उड़ाया गया था और हमने अपने शो में लिया था। उन्होंने कहा था 10 साल बाद लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद, ये 3 शहरों के नाम लिए थे उन्होंने,
ये रहने के काबिल नहीं रहेंगे और लोगों को यहाँ से हिजरत करनी पड़ेगी। ये अल्फाज हैं, हमारे साथ शो में थे और क्लिप में कल उसको फिर ढूंढूंगा। उन्होंने कहा था ये शहर नहीं, लोग यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे, हिजरत करना। आज वही बात चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जनाब आप लाहौर से बाहर चले जाएं, या लाहौर से अब आप लोग जो हैं वहाँ पे सांस लेने के काबिल नहीं रहे। आप इवन कह रहे हैं कि अगर आप इसी उसमें सांस लेते रहे तो 7 साल तक आपकी ज़िंदगी कम हो सकती है, कि लोग अब बाहर निकलना छोड़ दो। जिस तरह की एमरजेंसी उन्होंने लगाई है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपको लगाने पड़ते हैं, जो किए गए हैं। आपको कोविड के दिन याद आ गए जो लॉकडाउन हुआ था। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो अच्छी चीज़ें हो सकती है, मेरी कुछ एक दो ऑफिसर्स हैं जिनसे बात भी हुई है कि क्या क्या काम हो सकते हैं। हमें तबाही बर्बादी तो हुई है, लाहौर पूरा खुदाई की, कि हम उस वक्त भी कह रहे थे। लाहौर के अंदर जो बर्बादी हुई है, जो रेजिडेंशियल एरियाज थे उनमें कमर्शियल आपने एरियाज खड़े करने शुरू किए। लाहौर से बहुत सारी ट्रैफिक है जो रोज़ाना अंदर जाती है। अब होता ये दुनिया भर में शाम के वक्त ट्रैफिक शहरों से बाहर जाती है, कि लोग बाहर रहते हैं और सुबह सवेरे आते हैं, काम कर वो चले जाते हैं। लाहौर उन शहरों में से है जहाँ पे ट्रैफिक जो है अंदर जा रही होती, थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल जो हैं अंदर जा रही होती। हम अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं बना सके, क्योंकि दैट्स अ हब ना, और वहां पे लोग काम करते हैं, जो दूर दूर के इलाकों से आते हैं और फिर वो कर रहे हैं। पूरा ट्रैफिक का फ्लो लाहौर के साथ है। आपके आलूदगी के मसाइल हैं। अच्छा, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पे जो इस वक्त है, एक अच्छी चीज़ इन्होंने की, हमारे दाजल के दोस्त ने बता रहे हैं, वहाँ पे डेरा गाजी खां में इन्होंने नासा के सैटेलाइट के जरिए यहाँ से पिन पॉइंट करते कौन कौन से खेत हैं जहाँ पे किसान अपनी फसलों को आग लगाते होते। आग मतलब हार्वेस्टिंग के बाद बहुत सारी चीज़ों को आग लगे जाती, जो किसान को पता नहीं है, आपने नहीं करनी। आपके सेंट्रल पंजाब में ये कुछ हो रहा है, आपकी दिल्ली में देख लें। मतलब पाकिस्तान या ये खिता जो है, दुनिया के जो 5 बड़े आलूदा मतलब मुमालिक के बड़े शहर हैं, वो इसमें साउथ एशिया में है इस वक्त। इंडिया को देख लें, कराची को देख लें, अच्छा इस्लामाबाद को देख लें। इवन इस्लामाबाद की आपकी जो आज का पोल्यूशन है, ये तो लाहौर है, अब इस्लामाबाद मुल्तान की आज मैं देख रहा था, मुल्तान की वहां से 200-250 की वो रेशियो जो है उसके ऊपर पहुंची हुई थी। और वहां मुल्तान में कभी मुझे याद है सब कुछ अर्सा पहले तक बीजिंग जो था वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में आता था। किस तरह से चाइना ने क्या मैकेनिज्म उन्होंने डिवाइस किया, क्या सोल्यूशन उन्होंने किया जो हम नहीं कर सकते? उन्होंने 40% के करीब अपनी उन्होंने पोल्यूशन को उन्होंने कम किया, नंबर 1। और कैसे किया उन्होंने? सारे जो आपके वे थे वहाँ पे, ये उस वक्त ये कोयले के प्लांट थे, सारे बंद किए 2014 में। हमने इंपोर्ट कर लिए चाइना से, और सहीवाल में हमने जरी जमीनों पे शहबाज शरीफ साहब ने कंपनी ने इनके दौर में लगाया, हम उस वक्त पिटते रहे थे। अच्छा, अमेरिका में यही कुछ था। और यहाँ चीन में दारुल हुकूमत जो था चीन का, ये बीजिंग जो है, वहाँ 2013 में वो कहते थे कि अगर आप लोगों की वहाँ पे जो उस वक्त आपका शंघाई था, दीगर वो शहर थे, चाइना में आपकी सबसे बड़ी थ्रेट थी, अमेरिका में थी। आज हालत ये है इस वक्त, जो मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई है, मैंने कहा कि क्या स्टेप्स हो सकते हैं जो लाहौर के लिए आप मतलब मौत खरीदी हुई है सब लोगों ने। वो ये कहते हैं जनाब के लाहौर में जो इस वक्त आपके मेन है कि रोजाना सरकारी दफातर और हाई कोर्ट के लिए लोग मतलब पेशा भुगतने आते हैं, गाड़ियों पे आते हैं। फिर आपके जैसे मैंने कहा रिहायशी मकान आते हैं, उनकी कमर्शियलाइजेशन आपने करने से बदतरीन आलूदगी हो रही है। फिर लाहौर की तसीह जिस तरीके से की गई, पुरानी सनतों और ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स हैं शहर के अंदर जो बहर होने चाहिए। जैसे इस्लामाबाद में आपका I-9 सेक्टर है, इंडस्ट्रियल एरिया स्टेट जो है, इसको अब बहर होना चाहिए, जिसकी वजह से आलूदगी आपकी फैल रही है कि शहर आपके फैलते जा रहे हैं, फटते जा रहे हैं। आप सारे अभी वाल्टन एयरपोर्ट इन्होंने बंद किया है। वाल्टन एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा बिजनेस हब बनाया जा रहा है, वहां पे फिर बड़ी बड़ी मंजिलें, बड़े बड़े प्लाजास बनेंगे, बड़े बड़े मॉल्स बनेंगे। ये आपकी हालत ये हो चुके। इस प्रोजेक्ट को तो आपको खत्म करना चाहिए था। उस वक्त भी पिटे थे जब वाल्टन का एयरपोर्ट बंद किया था, इमरान खान साहब के दौर की बात है, और इन्होंने कहा बिजनेस मैन को दे दो। एक तो हर इस मुल्क में बिल्डर हमें लड़ गया, बिल्डर को जहां कुछ जगह नजर आती है वो पहले पहुंच जाता है कि इसको तो आप ये खाली करें, इसमें हम आके इमारतें बनाएंगे, हम प्लाजे खड़े करेंगे या हाई रेज बिल्डिंग बनाएंगे। आपने वाल्टन इतना बड़ा एरिया था, अक्ल होता आप लोगों में, मतलब अक्ल कहां से लाएं आप? उस प्रोजेक्ट में वहां पे बाग लगाते, फूल लगाते, मतलब लाहौर कभी बागों का शहर था। तो लोग कहां रहेंगे क्लास साहब? भाई लोग जितनी आबादी आ रही है तो वहीं लोगों को फैसिलिटीज देना। आप देहातों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे, वहां पे आप बसेस नहीं दे रहे, वहां पे उनको अब सेहत की, ट्रांसपोर्टेशन की, ये दीगर चीजें नहीं दे रहे। आपको याद है नवाज शरीफ साहब ने एक दफा राजनपुर में कहा था, वहां पे खड़े होकर तकरीर में, कि अगर तरक्की देखनी है तो लाहौर जाके देखें। वो अपने वहां पे सारे खोते रेडियो वहां से हम लेके सारे लोग अपने पूरे टब्बर लेके लाहौर पहुंच गए। क्यों? कि मेट्रो वहां पे है, आपकी ऑरेंज ट्रेन वहां पे, हॉस्पिटल आपके वहीं पे हैं, आपके सारे के सारी अगर ट्रेड वहीं पे है, नौकरियां वहीं पे हैं। सो जब आपने चंद शहरों को डेवलप कर दिया, बाकी शहर आपके रह गए, तो लोगों ने आना था। सो अभी भी इनको चाहिए
कि ये जो वहाँ पे वाल्टन का पूरा इतना बड़ा एरिया है, वहाँ पे आप अगर सब्जा लगाएं, घास लगाएं और फिर ये किसानों को एजुकेट करें, अपनी उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव करें कि जो खेतों को आग लगा रहे हैं वहाँ पे किसान लगा रहे हैं, जिसकी वजह से सारी स्मोक हो रही है। लाहौर तो अब मतलब कभी ये था। अच्छा, ये तो क्लास साहब लंबे मंसूबे हैं, जरा फौरी हल की तरफ आएंगे, लेकिन पहले मुझे एक बात बताइए, कल वर्ल्ड कप का एक मैच था दिल्ली में और इस मैच में मेरे ख्याल से 2 दिन उनकी ट्रेनिंग मुतासर रही है और काफ़ी वहाँ पे भी ये हालात हैं। ये जो पूरी बेल्ट है, गुजरांवाला है, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल एंड देन इट गोज़ अप टिल दिल्ली तक ये जाती है। क्योंकि ये दोनों मुल्क हैं जो इसी तरह की सिचुएशन, दिल्ली टॉप लिस्ट में टॉप पे है, तो दोनों मुल्कों को मिल के कुछ करना चाहिए। देयर शुड बी सम इमरजेंसी सोल्यूशन। इमरजेंसी सोल्यूशन सुन लें, रिंग रोड के करीब लाहौर में जाएं, हर जगह पे जहां से रोड गुजरते हो लैंड कमर्शियल हो जाते हैं, लोग घर बना के वहां पे बेचना शुरू कर देते हैं। रिंग रोड के करीब जाएं, तमाम की तमाम आपने बस्तियां बना ली वहां पे, आपकी नई आबादियां। रूडा, हम कितना लड़े हैं रूडा पे, रूडा प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, वहां पे दुनिया भर के 10 बिल्डर्स ले रहे हैं, उनको 1.25 लाख एकड़ जमीन, जरी जमीन, दरिया की जमीन, 5 इजला की जमीन उठा के आपने बिल्डर्स को दे दी। 1.25 लाख, खान साहब के दौर का प्रोजेक्ट, हम पिट मर गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सारी चीजें गई, उन्होंने क्या करें, अब 1.25 लाख जरी जमीन उनको दे रहे हैं। अभी आप इस्लामाबाद और पिंडी के हालात देख रहे हैं, ये शहर जितने फट रहे हैं, मतलब है यहाँ पे आपने 1200 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं इस्लामाबाद में बन चुके हैं। यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल शहर नहीं है, ये नौकरियां देने वाला शहर नहीं है, ये कोई यहाँ पे आपको वो लोग चाहिए जिन्होंने गवर्नेंस में बैठना है, जो हुकूमत से रिलेटेड है, सरकारी अफसरान है या बाकी आपके बिजनेसेस हैं। आप इस्लामाबाद को देख लें, जो ब्लू एरिया की एक्सपेंशन हो रही है यहाँ पे F9 पार्क के आगे, उसको देखें। और देखें जरा, ये जो आपका नया एयरपोर्ट बनाया गया था कि हम यहाँ पे उसको पिंडी को हटा के जो इन्होंने बनाया था इस्लामाबाद एयरपोर्ट, उसके इर्द गिर्द सारी की सारी लैंड कमर्शियल हो चुकी है और वहाँ हजारों की तादाद में आपके घर बन गए हैं, आपकी कच्ची आबादियां बन गई, सारी चीजें बन गई हैं। आपको ये चीजें रोकनी होती है, नई हाउसिंग सोसाइटीज आपको बंद करनी पड़ेंगी। आपको जहाँ पे जैसे वहाँ रिंग रोड है लाहौर में है, जहाँ के गिर्द गिर्द फिर आपकी नई पॉपुलेशन वहाँ पे जा रही है, प्लस आपकी यहाँ पे एयरपोर्ट रोड, मैं इसकी बात करूँ, पिंडी इसकी इस्लामाबाद वाले फतेह जंग वाला जो है, आपने हर जगह जहाँ खाली जगह नजर आई है आपने कोई प्लानिंग नहीं की, क्योंकि टाउन प्लानिंग होती थी। अच्छा, इसके बाद गाड़ियां हैं, आपने इनको बिजली की तरफ लेकर जाएं, इलेक्ट्रिक कार्स इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि इनका धुआं जो है, जो इनका अगर स्मोक आ रहा है, उससे आपका पेट्रोल के या डीजल के आपका खर्चात कम हो सकते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी अहम बात की है। अब आई डोंट नो कि उन्होंने जो बात की है वो वाकई रीज़न है, खाली वही रीज़न है या कुछ और भी रीज़न है। वो कहते हैं कि जो इंडिया में खेतों में आग लगाई जाती है, हमारे अपने खेतों में इसकी वजह से लाहौर में पुराना बहाना है। ये पिछले 10 साल से एक ही बहाना हमारी ब्यूरोक्रेसी ने ढूंढा है। जो भी चीफ मिनिस्टर साहब आते हैं उनको बहाना दे जाते हैं। ये 10 दफा हम रिपोर्ट कर चुके हैं। वो जी भारतीय वो किसान लगा, आपके अपने किसान आग, ये मैंने खुद देखी हुई है। मैं 1-2 दफा सियालकोट गया था, कोई शादी अटेंड करनी थी हम पे, बल्कि हमारे दोस्त थे, उनके वाले साहब की डेथ हुई, हम वहां पे गए थे, हमारे साथ उस वक्त 3-4 यार, पूरे का पूरा सियालकोट से हम चले और इस्लामाबाद तक, मतलब ये काला शाह काकू तक, दोनों साइड्स पे आग लगी हुई थी। और उसकी हमने उस वक्त तस्वीरें बना के वो भेजी भी थी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। हम ये काम खुद करते हैं, क्योंकि पंजाब का किसान कोई हमसे मुख्तलिफ नहीं है। जो काम वो कर रहे हैं वही काम हम कर रहे हैं। हम अपने इलाकों को तो रोकें, जो हम यहाँ पे ज्यादतियां कर रहे हैं, यहाँ पे चीजें हो रही हैं। सो शहर आपका लाहौर जो बागों का शहर था, खुशबू का शहर था, एक खुला डुला खूबसूरत शहर था, आपने उसको वो तबाही कर दिए कि लोग अब वहां से निकलना शुरू हो गए, माइग्रेट करना शुरू हो गए। एंड अगेन लाहौर इज डाइंग। ये वहाँ के ना लोगों को एहसास है, ना वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को एहसास है। ये वक्ती तौर पर आप स्टेप्स लेंगे, आपको लॉन्ग टर्म आपको स्टेप्स लेने हैं। शहरों के अंदर कमर्शियलाइजेशन आपको रोकनी होगी। आपको यहाँ पे वाल्टन जैसे एयरपोर्टों को माल प्लाजे और इनको एक बिजनेस हब आपने बनाने से रोकना होगा। इमीडिएट मेजर्स लेने पड़ेंगे, तब जाके सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जब गद्दारी केस जो है वो एक मरतबा फिर खुल गया है, उस हवाले से कंबर जैदी हमारे साथ मौजूद होंगे। और कल हमने एक स्टोरी की थी, मुगलिया दौर का एक बाग है, उस पे चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रोकने का हुक्म दे दिया, खत लिख दिया। उसकी डिटेल्स जानेंगे कंबर जैदी से। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर कंबर जैदी मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कंबर। वालेकुम सलाम रबिया। अच्छा कंबर, ये बताइएगा कि कल हमने एक स्टोरी की थी और आपने काफ़ी डिटेल्स उस हवाले से बताई थी। आज चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने उसको रोकने का हुक्म दिया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर का मामला था और 500 साल पुराना मुगलिया दौर का ये बाग है, जिसकी ज़मीन पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाने का कहा गया था, हुक्म था। ये बताइएगा क्या डिटेल्स हैं, आज क्या हुआ है? बिल्कुल एक रजिस्ट्रार के थ्रू लेटर लिखा गया है और वो लाहौर रजिस्ट्रार को एड्रेस किया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने
इंक्वायर किया है कि वो जो उन्होंने लिखा है इसमें बाकायदा कि डॉन पे एक स्टोरी छपी है जिसमें बाग़ सफा के हवाले से बताया गया कि वहाँ पे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो चीफ जस्टिस ये इंक्वायर करना चाहते हैं और उन्होंने डायरेक्शन दी है कि सबसे पहले तो ये बताया जाए कि इस लैंड को एक्वायर क्यों किया जा रहा है, जबकि मालूम है कि ये एक तारीखी बाग है। फिर दूसरी जो डायरेक्शन उसमें दी गई है उसमें कहा गया कि 80 कनाल लैंड जो दी गई थी कलर कहार को ट्रांसफर के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने, उसका क्या बना है। फिर इसके बाद उन्होंने मांगा है कि जो आप लैंड एक्वायर करना चाहते हैं उसकी कंप्लीट डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट देंगे, यानी जुडिशियल कमीशन के हवाले से, वो जो जुडिशियल वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनना है उसके हवाले से, फिर उसके अप्रूवल्स दें, और फिर जो बिल्डिंग प्लान है और बिल्डिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने जो प्लान्स अप्रूव किए हैं तो वो दें। तो ये चीफ जस्टिस साहब ने ये भी लिखा है इस लेटर में कि ये तमाम चीजें जो है एक तो फराहम की जाएं और इसको रोकना जो है बड़ा जरूरी है राइट नाउ। जब तक इसको रोका जाए, जब तक ये चीजें आप फराहम नहीं करते, और चीफ जस्टिस ने ये भी रिक्वेस्ट की है कि इस पे मुझे इमीडिएट रिस्पांस दिया जाए। तो यानी चीफ जस्टिस की जानिब से आज एक फॉर्मली इंक्वायरी जो है इनिशिएट कर दी गई है और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को ये जो है एड्रेस कर रहा है और अब उन्होंने इसका आंसर देना है, जो कि चीफ जस्टिस ने कहा कि जल्द मुझे दिया जाए। ठीक है कंबर, एक और अहम मामला जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो गद्दारी केस है वो एक बार फिर खुल गया और अपीलों की हेयरिंग के लिए जो है वो बेंच तश्कील दे दिया गया है। इसकी डिटेल्स थोड़ा बैकग्राउंड बताइएगा। देखें, ये जो है 10 नवंबर को केस फिक्स है। इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद समाअत करेंगे, जस्टिस अतर मिनल्लाह होंगे, जस्टिस मंसूर होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। ये बेसिकली आबिद साकी साहब जो हैं वाइस चेयरमैन रहे पाकिस्तान बार काउंसिल के, उन्होंने ये दरखास्त दायर की थी जबकि मुशर्रफ के हवाले से, जनरल मुशर्रफ के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। वो जजमेंट जो है ऑथर की थी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी में, उसमें जस्टिस अमीर भट्टी भी थे उस बेंच में। और ये जजमेंट जो बेसिकली दी गई थी ये जनरल मुशर्रफ को जो स्पेशल कोर्ट की जानिब से सजा सुनाई गई थी, सजाए मौत, फरवरी 2019 में, उसके खिलाफ ये जजमेंट आई थी और इसमें जो है गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया था स्पेशल कोर्ट को और कहा यह गया था कि इसमें जो है कैबिनेट से अप्रूवल नहीं ली गई। तो उसके खिलाफ फिर पाकिस्तान बार काउंसिल ने, जब आबिद साकी साहब चेयरमैन मुंतखब हुए, उन्होंने जो उनकी मीटिंग हुई उसमें पहली चीज ये अप्रूव कराई थी कि वो इसके खिलाफ अपील करने जा रहे हैं। फिर अपील फाइल कर दी गई, फिर उस पर कोई जो है एक्शन नहीं लिया गया और फिर तकरीबन 4 साल बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये जो है दरखास्त लगाई है। लेकिन अब ये देखना है कि जनरल मुशर्रफ साहब जो है वो वफात पा चुके हैं, तो दरखास्त जनरल मुशर्रफ की भी आई हुई थी, वो तो इंफ्रैक्चर्स हो जाएगी। लेकिन हो सकता है जस्टिस काजी फाइज ईसा इस तमाम मामले में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जो जजमेंट है, जो उन्होंने खुद ऑथर की है, जिसमें वो स्पेशल कोर्ट को गैर कानूनी करार दे रहे हैं और मुशर्रफ साहब को एक तरह से उनके हक में जजमेंट आई थी, उस हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन देते हैं, उस हवाले से क्या लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे देते हैं। तो ये उस तनाजुर में भी बड़ी अहम है। और फिर अगर इसको हम लिंक करें कि एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ एक इंक्वायरी ऑलरेडी जो है चल रही है, उनसे जवाब मांगा गया है, एक्सपेक्टेड है इस हफ्ते में उनका जवाब आ जाएगा। तो थोड़ा सा लिंक करने से हमें पता, डॉट मिलाने से पता लग जाता है कि ये किस तरफ मामला जाएगा। अच्छा, ये जो बेंच की फॉर्मेशन आपने बताया, दैट्स क्वाइट सिग्निफिकेंट सर। जो चीफ जस्टिस साहब खुद हो गए, अतर मिनल्लाह साहब हो गए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो गए, ये तो बड़ा एक हैवी बेंच है सर। और इनके व्यूज़ जो हैं वो हमेशा, मेरा ख्याल है, दीज आर वेरी नोन, वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ रहे हैं सर। माजी में हमने देखा कि जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब जो हैं, जो जनरल मुशर्रफ साहब के खिलाफ वो तहरीक चली थी वकला में, ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग फोर्स है उस वक्त। सो ये बेंच तो बड़ा क्वाइट सिग्निफिकेंट है जो आप बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं सर। अक्सर साहब, जिस तरह से हम उमर अता बंदियाल जब बेंच बनाते थे तो अक्सर उनके कोर्ट कवर करने वाले सहाफी पहले फैसला बता देते थे कि आपके पास फैसला आने वाला है। उसकी वजह ये थी कि बेंच फॉर्मेशन और उनका माइंडसेट हमें ये आसानी कर देता था कि ये किस तरफ जा रहे हैं। इस टाइम जो ये बेंच बनाया गया, जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े क्लियर हैं इस हवाले से, जस्टिस अतर मिनल्लाह बोल्ड जजेस हैं, ये सारे चारों बड़े बोल्ड जजेस माने जाते हैं, बड़े मुश्किल फैसले करने वाले बोल्ड जजेस हैं। मैंने वही बात की थी। ये जी एग्जैक्टली सर, ये बिल्कुल बोल्ड जजेस हैं। और जस्टिस काजी फाइज ईसा
तो आपको पता है कि उनकी एक तारीख है इस हवाले से, और वो जो अपनी वो रिमार्क देते रहे, जैसे कि पिछली आपने हियरिंग में भी सुना, उन्होंने कहा कि मैं ज़ियाउल हक को प्रेसिडेंट नहीं मांगता, उसने बंदूक के जोर पे अपना में नाम लिखवाया। तो राइट नाउ जो कल जो प्रोसीडिंग होने जा रही है वो एक तरह से इसी तरफ जाएगी कि मुशर्रफ साहब की जो दरखास्त है वो तो इंस्ट्रक्चर्स होगी, लेकिन जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का फैसला है वो मुतवक्किल तौर पर उसको होल्ड नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर जैदी, आपने हमें डिटेल से आगाह किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।